सुप्रभात बच्चों। मैं हरिशंकर गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर, राजस्थान। आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल पुस्तक के मानव भूगोल के विकास क्रम अध्याय का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की विषय वस्तु का उदय मानव के पृथ्वी के धरातल पर प्रथम पदार्पण से ही प्रारंभ हो गया था। मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास क्रम का अध्ययन हम तीन मुख्य खंडों में प्राचीन खंड, मध्यकालीन खंड और आधुनिक खंड में करते हैं। आज हम सर्वप्रथम प्राचीन काल में मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल भौगोलिक ज्ञान की एक नवीन शाखा है, क्योंकि इसका विकास 18वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ है। किंतु प्राचीन काल से विचारकों और भूगोलवेत्ताओं का ध्यान इस ओर होता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन विद्वानों ने सामाजिक प्रगति के पीछे भौगोलिक घटकों को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है। मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ही स्वीकार किया जाने लगा था। मानव सभ्यता के प्राचीन काल में यूनान, मिस्र, भारत और चीन में लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानने लग गए थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा इत्यादि को देवता के रूप में आराधना की जाने लगी थी। वेदों में नक्षत्रों, सौरमंडल, ग्रहों आदि के वर्णन भी विस्तार से मिलते हैं। पृथ्वी, वायुमंडल, वनस्पति आदि का भी वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन यूनानी विद्वानों और दार्शनिकों जैसे प्लेटो, थेलस, हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, टॉलेमी और रोमन काल के विद्वानों की रचनाओं में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन मिलता रहा है। थेलस ने तो जलवायु, वनस्पति और मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश भी डाला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में बताया था कि यूरोप जैसे ठंडे महाद्वीप के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु कम विचारवान होते हैं एवं रचनात्मक कार्यों में अल्पज्ञानी होते हैं। अतः राजनीतिक संगठन में दुर्बल होने से अपने पड़ोसियों पर शासन करने में असक्षम रहे हैं। अरस्तु ने पृथ्वी को जलवायु कटिबंधों में विभाजित कर यह बताया था कि उष्ण और शीत कटिबंध मानव बसाव के लिए अनुपयुक्त हैं। थियोफ्रेटस ने अपने ग्रंथ में वनस्पति एवं जलवायु के पारस्परिक संबंधों की चर्चा भी की है और तभी से मानव के क्रियाकलापों का उल्लेख भी किया जाने लगा है। हेरोडोटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव इतिहास में मानव भूगोल के कुछ पक्षों पर भी प्रकाश डाला है और स्पष्ट किया है कि घुमक्कड़ जातियों और स्थायी रूप से कृषि करने वाले व्यक्तियों के जीवन और कार्यकलापों पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रैबो ने जो भूगोल के जन्मदाताओं में माने जाते हैं, रोमन साम्राज्य के उत्थान और विस्तार में इटली की भौगोलिक वातावरण, वहाँ की भूमि की बनावट, वहाँ की जलवायु, समुद्र तटीय स्थिति को प्रमुख कारण माना था। स्ट्रैबो का इस संबंध में यह कथन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि भूगोल बसी हुई भूमि के संबंध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है और कितने भाग बसे हैं और बिना बसे भाग कितने बड़े हैं, उनकी प्रकृति क्या है और क्यों बिना बसे रह गए हैं। यह विचार आधुनिक मानव भूगोल को एक्युमेनी अर्थात बसे हुए क्षेत्र और नॉन एक्युमेनी अर्थात बिना बसे हुए क्षेत्र की संकल्पना के आदि स्रोत माने जाते रहे हैं। स्ट्रैबो का कथन था कि अधिकांश भूगोल का कार्य राज्यों की क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो समुद्र और भूमि पर की जाती है और जो मनुष्य का निवास स्थान है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि सेना का कमांडर इस बात से परिचित है कि देश कितना बड़ा है, वह कहाँ है अथवा उसका आकाश और मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, तो वह अपने उत्तरदायित्व को अधिक संतोषजनक रूप से पूरा कर सकता है। स्ट्रैबो के बाद दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलेमी हुए, जिन्होंने 150 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी जियोग्राफिक सिंटैक्सेस। इस प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिक सिंटैक्सेस में गणित, भूगोल और अक्षांश देशांतरों के प्रक्षेपों का वर्णन किया गया है, किंतु मानव भूगोल के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया।
रोमन साम्राज्य के काल की रचनाओं अथवा विचारों में वैज्ञानिक भूगोल का अभाव रहा है, परंतु उनमें वाणिज्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सैन्य भूगोल के अनेक उदाहरण मिलते रहे हैं, जो मानव भूगोल के अंश के रूप में माने जा सकते हैं। इस काल के पश्चात रोमन साम्राज्य का हास काल प्रारंभ हो गया, अर्थात भूगोल का अंध युग प्रारंभ हो गया, जिसे भूगोल का अंध युग कहा जाता है। इस काल में धर्म की सत्तावादी प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि सभी विद्वानों को यह स्वीकार करना पड़ा कि पृथ्वी और उस पर सभी भूदृश्य एवं अन्य तथ्यों का जन्मदाता केवल ईश्वर ही है। यह प्रवृत्ति कांट की प्रसिद्ध पुस्तक नैतिक भूगोल और आध्यात्मिक भूगोल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह पुस्तक 18वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। अन्वेषण युग और पुनर्जागरण युग में भौगोलिक दृष्टिकोण में आधुनिक परिवर्तन दिखाई देने लगे थे, जो प्रोफेसर रॉक्सबी के स्पष्ट कथनों से दिखाई देते हैं। महान अन्वेषण का युग जागृति युग के प्रभावों से जुड़ा रहा, जबकि मानव के विचारों में पृथ्वी संबंधी उसकी संकल्पना में तथा भूगोल संबंधी जांच पड़ताल करने के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। किंतु 19वीं शताब्दी तक मानव के प्रति भूगोल के तथ्यों के महत्व के संबंध में शंका बनी रही। वास्तव में परिवर्तन मॉन्टेस्क्यू के दार्शनिक विचारों के पश्चात आया था। मॉन्टेस्क्यू ने भौगोलिक वातावरण को मानव चरित्र का निर्माता और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला माना है। सबसे अधिक प्रभावशाली तथ्य जलवायु को माना गया है, जो मनुष्य के धर्म, उसके रहन सहन के ढंग, उसके रीति रिवाज, आचार विचार सभी को प्रभावित करता है। इस दार्शनिक के अनुसार किसी देश का राजनीतिक संगठन भी भौतिक वातावरण पर ही निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की जलवायु विषमता के कारण ही वहाँ दासता और औपनिवेशिक राज्यों का प्रभुत्व पाया जाता है। इसके विपरीत समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानव का प्रयास सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुत दूर दूर तक हुआ है। इन कटिबंधों के उपनिवेश मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही विस्तृत मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में जीन बोदिन नाम के विद्वान, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रहे हैं, उन्होंने कटिबंध, अक्षांश और ऊंचाइयों के प्रभाव पर जोर दिया है। उन्होंने बताया था कि उत्तरी देशों के निवासी पशुवत, निर्दयी और साहसी होते हैं, जबकि दक्षिणी देशों के निवासी प्रतिहिंसक, चतुर और बुद्धिमान होते हैं। उसी के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंध के निवासी उत्तर के निवासियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और दक्षिण के निवासियों की अपेक्षा अधिक उद्योगशील होते हैं।